जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो भारतीय इतिहास में बाबर के नाम से प्रसिद्ध है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म ट्रांस आक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में 14 फरवरी 1483 को हुआ था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे और तैमूर की चौथी पीढ़ी से संबंधित थे। वहीं बाबर की मां कुतलुग निगार खानम मंगोल शासक यूनुस खान की पुत्री थी, जो चंगेज खान का वंशज था। इस प्रकार बाबर की रगों में दो वीर योद्धाओं चंगेज खान और तैमूर का खून दौड़ता था। हालांकि बाबर मूल रूप से मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंधित था, किंतु उस कबीले के लोगों पर फारसी तथा तुर्की जनजीवन का ज्यादा असर रहा। बचपन से ही बाबर की शिक्षा दीक्षा काफी अच्छी हुई थी, जिसके कारण वह अपनी मातृभाषा चगताई के अलावा तुर्की और फारसी भाषाओं में भी पारंगत हो गया था। बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। बाबर का पिता मिर्जा उमर शेख अपने छोटे से राज्य फरगना से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसका अपने बड़े भाई अहमद मिर्जा, जो कि समरकंद का शासक था, उससे विवाद होता रहता था। कारण था उसके भाई को बड़ा भाग समरकंद और बुखारा मिला था। इसी प्रकार का झगड़ा उसके और मंगोल शासक महमूद खान के बीच भी होता रहता था, जो उमर शेख का साला था और फरगना के पूरब में मंगोल राज्य का शासक भी। फिर भी फरगना का राज्य सुरक्षित रहा। इसका कारण यह था कि मंगोल शासक यूनुस खान, जो उमर शेख का ससुर था, सदैव फरगना को संरक्षण प्रदान करता रहा। 1486 में यूनुस खान की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अहमद खान ने फरगना की रक्षा की, लेकिन 1494 में उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई महमूद खान मंगोल शासक बना। लेकिन 1494 में उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई महमूद खान मंगोल शासक बना, जो फरगना के पूर्वी भाग को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। 8 जून 1494 को मिर्जा उमर शेख की मृत्यु हो गई और बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना का उत्तराधिकारी बना और अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से अपना राज्याभिषेक करवाया। जिस समय बाबर फरगना के सिंहासन पर बैठा, उस समय उसके चाचा अहमद मिर्जा और मामा महमूद खान ने फरगना पर दो ओर से आक्रमण कर दिया, लेकिन बाबर ने बड़े ही धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करने की तैयारी की। लेकिन अचानक से स्वास्थ्य समस्या के कारण अहमद मिर्जा को वापस लौटना पड़ा और इस अचानक बदली परिस्थिति में महमूद मिर्जा ने भी वापस जाना ही सही समझा। इस प्रकार बाबर आक्रमणकारियों से फरगना की रक्षा करने में सफल हो गया। इसके बाद उसने फरगना के शासक के रूप में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास शुरू कर दिया। देखा जाए तो बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह फरगना जैसे छोटे राज्य से संतुष्ट होने वाला नहीं था और वह तैमूर राज्य की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था, जिस पर उसके चाचा मिर्जा अहमद का शासन था। 1494 ईस्वी में चाचा अहमद मिर्जा की मृत्यु हो गई और उसके पुत्रों के बीच गृह युद्ध आरंभ हो गया। बाबर ने इस स्थिति का लाभ उठाकर 1496 ईस्वी में समरकंद को अधिकृत करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन अपने दूसरे प्रयास 1497 ईस्वी में वह समरकंद को जीतने में सफल हो गया। किंतु बाबर की यह सफलता अस्थायी सिद्ध हुई और 100 दिनों के शासन के बाद ही उसे समरकंद को छोड़ना पड़ गया। जब बाबर समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, तब उसके एक सैनिक सरगना ने उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर फरगना पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद बाबर फरगना पर अधिकार करने के लिए वापस आ रहा था, तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया और उज्बेक सरदार सोबानी खान ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि मैंने फरगना के लिए समरकंद को खो दिया और अब फरगना भी मेरे हाथों से निकल गया। इस प्रकार समरकंद और फरगना दोनों बाबर के हाथ से निकल गए, किंतु बाबर हार मानने वाला नहीं था। भाग्यवश 1498 ईस्वी में वह फरगना पर पुनः अधिकार करने में सफल हुआ, किंतु 1500 ईस्वी में वह फिर उसके हाथ से निकल गया। इस प्रकार बाबर पुनः एक निर्वासित की भांति भटकने लगा। लेकिन जल्द ही बाबर ने 1501 में उज्बेक शासक सोबानी खान को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया। किंतु इस बार भी बाबर की सफलता अस्थायी सिद्ध हुई और मात्र 8 महीने के बाद ही 1502 ईस्वी में सोबानी खान ने उसे सर ए पुल के युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित कर समरकंद छोड़ने पर विवश कर दिया। इस तरह समरकंद, जो बाबर के जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी,
उसके हाथों से फिर से निकल गई। इसके बाद 1502 से 1504 ईस्वी तक बाबर पुनः एक निर्वासित और हारे हुए जुआरी की भांति इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन इस स्थिति में भी वह निराश नहीं हुआ। बाबर लिखता है, मुझमें विजय और विस्तृत राज्य प्राप्त करने की इच्छा थी, इसलिए मैं एक दो पराजय से परास्त होकर बैठने वाला नहीं था। समरकंद पर अधिकार करने के बाद उज्बेक सरदार सोबानी खान ने अधिकांश ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। इससे मध्य एशिया के तैमूरी राज्य समाप्त हो गए और वहां के अनेक सैनिक बाबर के पास एकत्रित होने लगे। इनकी संख्या लगभग 4000 हो गई। बाबर इस समय ताशकंद में था। अब उसके समक्ष दो विकल्प थे, एक हेरात की रक्षा के लिए जाना, जिस पर धानी खान ने आक्रमण कर दिया था, दूसरा काबुल पर आक्रमण करना, जहां के तैमूर शासक अब्दुल रज्जाक को मुकीम अंदरून ने निकाल दिया था। अंततः बाबर ने 1504 में काबुल की ओर बढ़कर हिंदकुश की बर्फीली चोटियों को पार कर काबुल तथा गजनी पर अधिकार कर लिया और मुकीम को निकाल दिया। वह स्वयं काबुल के सिंहासन पर बैठा और अपने चचेरे भाई अब्दुल रज्जाक को एक जागीर दी। काबुल विजय के बाद बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पातशाह की उपाधि को धारण किया। काबुल में रहते हुए बाबर समरकंद को कभी नहीं भूला। उसने समरकंद पर पुनः अधिकार करने के लिए हेरात के एक तैमूर वंशी हुसैन बैंकरह को, जो उसका दूर का चाचा था, के साथ सोबानी खान के विरुद्ध सहयोग की संधि की, किंतु 1506 में हुसैन की मृत्यु हो गई और सोबानी खान ने अंततः हेरात पर भी अधिकार कर लिया। बाबर ने अपनी जीवनी में हेरात को बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में वर्णित किया है। शायद बाबर को अपनी जीवनी चगताई भाषा में लिखने की प्रेरणा हेरात के कवियों से मिली है। 1508 से 1509 में बाबर काबुल में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन 1510 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जिससे बाबर को समरकंद फतह करने की आशा पुनर्जीवित हो गई। सफवी वंश के शासक शाह इस्माइल प्रथम ने 1510 ईस्वी में मर्व की प्रसिद्ध लड़ाई में उज्बेक शासक सोबानी खान को मार डाला। सोबानी खान की मृत्यु से उत्साहित बाबर ने समरकंद जीतने के लिए शाह इस्माइल प्रथम के साथ एक समझौता कर लिया। अक्टूबर 1511 में बाबर ने समरकंद पर चढ़ाई की और एक बार फिर उसे अपने अधीन कर लिया, लेकिन इस बार भी बाबर की सफलता अस्थायी सिद्ध हुई। शाह इस्माइल के वापस लौटते ही सोबानी खान के उत्तराधिकारी अब्दुल्ला खान ने ट्रांस आक्सियाना पर अधिकार कर लिया और बाबर को पराजित कर समरकंद से निकाल दिया। इस प्रकार जब बाबर को उत्तर पश्चिम में सफलता की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने दक्षिण पूर्व में भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। बाबर ने लिखा है, 1504 काबुल जीतने से लेकर पानीपत की लड़ाई तक उसने हिंदुस्तान जीतने का विचार कभी नहीं त्यागा। वास्तव में मध्य एशिया के कई अन्य आक्रमणकारियों की तरह बाबर भी भारत की अपार धन संपदा के कारण इसकी ओर आकर्षित हुआ था। बाबर लिखता है कि विस्तृत राज्य प्राप्त करने के अतिरिक्त भारत विजय का लाभ यह है कि यहाँ सोने की शिलाओं और सिक्कों का बाहुल्य है। बाबर का पूर्वज तैमूर यहाँ के अपार धन दौलत और बड़ी संख्या में कुशल शिल्पी ही नहीं ले गया था, बल्कि पंजाब के कुछ हिस्सों पर अधिकार भी कर लिया था। इन क्षेत्रों पर कई पीढ़ियों तक तैमूर के वंशज शासन करते रहे। बाबर ने जब अफगानिस्तान की विजय की तो उसे लगा कि पंजाब के इन क्षेत्रों पर भी उसका कानूनी अधिकार है, जो उसके पूर्वज पहले ही कर चुके हैं। इसलिए वो भारत पर आक्रमण करने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो गया।